BHI 144 रहेगा आज का जो रहेगा BHI 144 का चैप्टर नंबर 15 रहेगा और अगला जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 16। दोनों जो चैप्टर हैं लगभग एक जैसे हैं। ब्लॉक नंबर जो 6 है उसमें क्या है कि ब्लॉक चैप्टर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 16 है और इस ब्लॉक का नाम है दूसरों के नज़रिए से भारत। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जैसे यूनानी है, चीनी है, अरबी हैं, फारसी हैं या फिर अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी हैं, ये जितने भी लोग भारत में आते हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग भारत में आते हैं उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, उन्होंने भारत के बारे में क्या देखा। यानी जितने भी विदेशी थे, ध्यान रखना मैं कहा, जितने भी विदेशी लोग थे उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, क्या जाना और क्या कहा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर हेनसांग की बात करेंगे, मैग्नीज की बात करेंगे, या अगर कह सकते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं, कई सारे यात्री यहाँ पर आते हैं, इब्न बतूता आता है और तमाम तरह के लोग भारत की उन्होंने यात्राएं की। बहुत सारे अगर देखोगे फ्रांस के लोग, यूनानी हैं, अरब हैं, चीनी हैं, या कह सकते हैं बहुत सारे अरबी लोग आते हैं, फारस के लोग, कई सारे अंग्रेज आते हैं। जैसे आपने टर्बियर का नाम सुना होगा, मनुची का नाम सुना होगा, या बहुत सारे टॉमस मुनरो हैं। तमाम तरह के लोग जो विदेश के लोग आते हैं और जिन्होंने भारत का भ्रमण किया या भारत को उन्होंने देखा, उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। आप सबको वैसे भी पता होगा कि जब यहाँ पर मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी आया था, उनके साथ भी बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे लोग आते थे जिन्होंने कई सारी किताबों को लिखा और उनकी किताबों में भारत कैसा दिखाई देता है, उन्होंने भारत के बारे में कैसा लिखा। यानी अब हम विदेशियों की नज़रियों से भारत की स्थिति, भारत कैसा दिखाई देता है या उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, भारत के बारे में क्या कहा, उन्हीं चीज़ों को देखें। तो चैप्टर नंबर आपका जो 15 रहेगा और चैप्टर नंबर 16 रहेगा, ये लगभग सेम सा ही चैप्टर है दोनों में। यहाँ पर हम चीनी की, यूनानियों की बात करेंगे, चीनी की बात करेंगे, अरबी फारसी लोग जो भारत में आते हैं, कई सारे यहाँ पर विदेशी थे, कुछ लोगों ने यहाँ की यात्राएं की थी, कई सारे लोग तो आते भी नहीं थे, उन्होंने सिर्फ सुनकर ही चीज़ों को लिख दिया था। तो उन्हीं चीज़ों को हम सब देखेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 15 रहेगा इसमें यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी, ये 4 यात्री हैं या कह सकते हैं इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा, क्या कहा। तो सबसे पहले यूनानी विवरण को देखेंगे। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उन्हीं सेक्शन को कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे यूनानी है, इसमें अगर देखो चीनी विवरण जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चीनी विवरण क्या है, यूनानी विवरण, क्योंकि यूनानी को उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं बता रखा, फिर भी मैं थोड़ा सा यूनानी विवरण को देखेंगे कि यूनानी जो आते हैं उन्होंने भारत के बारे में क्या कहा। फिर हम चीन के लोगों को देखें, जैसे हेनसांग है या फायान है, ये सारे लोग भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखा। चीनी का मतलब जो चीनी विदेशी थे उन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में। उसके बाद देखेंगे ईरानियों की नज़र से भारत को देखेंगे। किसकी नज़र से, ईरानियों की नज़र से देखेंगे, जिसमें हमारा क्या रहेगा, ऐफी रहेंगे और अब्दुल रजाक रहेंगे। इन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि इन्होंने, ये सब लोग भारत के बारे में क्या कहते हैं, इनकी क्या मान्यताएं हैं और इन्होंने भारत में क्या देखा। देखो जितने ये लोग रहेंगे भैया, किसी ने कृषि करते हुए देख लिया, किसी ने कुछ ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे। एक तो मैं वाकया आपको बता देता हूँ, एक यात्री, उसका मुझे शायद हाँ इब्न बतूता ही है कि उसने सती प्रथा होते हुए एक महिला को देख लिया तो बेचारा बेहोश हो गया था। वही कहने का मतलब, जैसे हम आपको चीन भेज दें, जापान भेज दें, इंग्लैंड भेज दें, तो वहाँ पर आप लोग जो देख करके आओगे, अगर उस चीज़ को लिखोगे तो आपकी नज़र होगी ना, तो चीन के लोग बोलेंगे भारतीयों की नज़रियों से चीन कैसा दिखाई देता। तो इसीलिए इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 दोनों सेम सा ही है। इसमें सारे विदेशी हैं। चैप्टर नंबर 16 में भैया सारे अंग्रेज मिलेंगे, जैसे बहुत सारे अंग्रेज हैं उसमें, उनके नज़रिए से बहुत सारे अंग्रेज भी भारत में यात्रा करते हैं, उन्होंने क्या लिखा। तो सबसे पहले हमारा जो रहेगा पॉइंट शुरुआत करते हैं, ठीक है। इस क्लास को यूनानी वृत्तांत को देखते हैं। यूनानी वृत्तांत देखो, यूनानी और रोमन इतिवृत्त भारतीय हिंद महासागर के व्यापार के संबंधों में भी व्यापक महत्वपूर्ण है। अगर यूनानी और रोम के देखोगे तो इनके बीच में जो हिंद महासागर था उसका व्यापार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक कई भारतीय बंदरगाहों में पहली और दूसरी शताब्दी में उत्तर भारत और रोमन में साम्राज्य के बीच व्यापार में शामिल वस्तुओं का संकेत करता है। यानी भारत के बीच में और रोम के बीच में क्या होता था, व्यापार बहुत ज़्यादा होता था, संकेतों को बताता। मिस्र में रहने वाले एक गुमनामी यूनानी लेखक की साहित्य कृति 8वीं 80 ईसा पूर्व लगभग भारतीय तटरेखा पर उसके द्वारा यात्रा को आधारित किया है। लाल सागर यानी फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, रोम व्यापार पर प्रकाश डालते हुए वह भारतीय वाणिज्यिक बंदरगाहों के विषय में चर्चा करता है।
यहाँ क्या करता है, एक यूनानी लेखक सबसे पहले क्या करता है, भारत के साथ जो रोम का जो व्यापार था या मिस्र के साथ, मिस्र का जो व्यापारी था, उसने क्या लिखा था कि भारत का जो व्यापार था वह रोम के साथ उसका कैसे व्यापार था, उसके बारे में उसने सबसे पहले चर्चा की। अन्य यूनानी विद्वान जैसे विद्वानों की बात करें, उनकी रचनाओं में दूसरी शताब्दी में प्राचीन खगोल भूगोल हो या वाणिज्य हो, इसके संदर्भ में क्या होता है, ऐतिहासिक जानकारी उन्होंने प्रदान की है या ऐतिहासिक जानकारियों के बारे में लिखा है। तो यूनान का मतलब, यूनान से अगर देखोगे जैसे स्ट्रैबो है, प्लेनिन है, एडिटल है आदि आरंभिक यूनानी और लातीन द्वारा हिंद महासागर में व्यापार के संबंधों में जानकारी, यानी ज्यादातर अगर देखोगे जितने यूनानी हैं तो व्यापार कैसे होता था, यानी क्योंकि हमारा क्या था, यूनान के साथ व्यापार चलता था, तो ज्यादातर क्या था भाई मेरे, सारे व्यापारी थे। क्या थे, सारे ज्यादातर क्या थे, व्यापारी थे। तो इन व्यापारियों ने, ठीक है, इन व्यापारियों ने भारत, क्योंकि व्यापार चलता था तो बहुत सारे विदेशी आते थे, घूमने के लिए आते, फिरने के लिए आते हैं, तो उन्होंने भारत के, क्योंकि क्या था, यूनान के साथ भारत का व्यापार होता था, तो इन्होंने कई सारी चीजों को लिखा। और भारत देखो, लातीन भाषा में प्रथम शताब्दी में लगभग रचना की गई। कई विषयों के अलावा अगर हम भारत और इटली के व्यापार संबंधों की भी जानकारी कई सारे लोग इसमें देते हैं या साझा करते हैं। यह अवश्य याद रखना चाहिए कि भारत के संबंध में अधिकांश यूनानी लेखक द्वितीयक स्रोतों, यानी कह सकते हैं कि भारत के विषय में जितने यूनान के लोग, जितने इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, वह द्वितीयक यानी सेकेंडरी चीजों का क्या करते थे, सेकेंडरी चीजों का वह ज्यादा प्रयोग करते थे, जिनका परिणाम क्या था, भ्रामक जानकारी या विरोधाभासी तत्व निकलता था। यानी जो यूनान के लोगों ने भारत के बारे में लिखा वो कई बार भैया विरोधाभासी है। विरोधाभासी का मतलब समझते हो, ठीक है, विरोधाभासी का मतलब, हाँ बोलिए। चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर ये आपका है, चैप्टर नंबर 15वां है, ठीक है। ओके सर। मैं पेज नंबर भी बता देता हूँ तुमको, पेज नंबर कहाँ गया, देख रहा हूँ, बता रहे हैं कहाँ, पेज नंबर 249 पे आ जाओ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, देखिए, देखो यह याद रखना आवश्यक है कि जितने भी, देखो यूनान के लोगों ने भारत के बारे में जो लिखा वह विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि तुम ऐसी बातें लिख दो वो कुतर्क हो जाए, उसी को विरोधाभासी है, ठीक है। इसीलिए इनका अनेक स्रोतों के रूप में उपयोग करते हुए सावधान रहने की, नहीं भैया कि जितने भी यूनानी हैं अगर इनका तुम स्रोत प्रयोग कर रहे हो, लेखन प्रयोग, तो बड़ी सावधानी से बरतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत विरोधाभासी बातों को लिखा है, ठीक है। यूनानी भारतीय भाषाओं तथा रीतियों के प्रति देखो बहुत महत्वपूर्ण क्या कर रहे हैं, जो यूनानी लेखक हैं, यानी जिन यूनानियों ने भारत के बारे में लिखा वह भारतीय भाषाओं या भारतीय भाषाओं के जानकार नहीं थे तथा भारतीय रीति और परंपराओं के जानकार नहीं थे। ये नोट करो इसको, ठीक है। जानकार अनभिज्ञ थे, उनके विवरण कल्पना और अविश्वसनीय जानकारी, यानी अगर देखो वो जो विवरण देते, जो बताते थे, वह कल्पनाओं के आधार पर, भैया कि ऐसा है वैसा हो सकता, उसके आधार पे उन्होंने बोला है। सबसे पहले जो हमारा आने वाले हैं मैगस्थनीज क्या बोलते हैं, सिकंदर द्वारा पीछे छोड़ी गई सैन्य वाहिनियों के एक यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर ने एशिया में साम्राज्य के अंतर्गत उसके नियंत्रण में रहे अधिकांश प्रांतों पर प्रभुत्व पा लिया था, इन पर शासन किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने प्रथम चंद्रगुप्त का युद्ध के मैदान में 305 ईसा पूर्व में सामना किया। यद्यपि उन दोनों के बीच समझौता हुआ और वैवाहिक संधि हुई थी। ये कहा सेल्यूकस निकेटर के बारे में कौन बता रहा है, मैगस्थनीज बता रहे हैं। आप सबको पता भी होगा कि सेल्यूकस जो निकेटर था वह देखोगे तो किसके, चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया था, और एक संधि के तौर पर आप सबको पता भी होगा कि उसकी लड़की की शादी, यानी उसने अपनी लड़की की शादी क्या किया था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य से शादी कर दी थी। इस विवरण को कौन बता रहा है, मैगस्थनीज बता रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, आगे देखो। यहाँ पर क्या कह रहा है, उसको क्या कहता है, यह स्पष्ट नहीं है कि किसकी पुत्री से विवाह किया, किंतु हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 5000 हाथी उपहार दिए थे। उसके बदले में सिंधु के पार के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को क्या 5000 हाथी उपहार में दिए थे, उस बदले में उसने सिंधु नदी के पार पर अधिकार कर लिया था। मैगस्थनीज पाटलिपुत्र के मौर्य दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था।
यानी मगध क्या था, पाटलिपुत्र के राज दरबार में क्या था, सैलुकस का राजदूत था। वह वहां पर कई वर्षों तक रहा। उसने व्यापक रूप से यात्राएं की। उसका स्मरण उसकी पूर्णता पर, यानी उसका जो स्मरण है उसकी पूर्णता पर उपलब्ध नहीं है। उसके द्वारा उदाहरण के अनुसार यूनानी इतिहासकारों की रचनाएं में अद्भुत है। इसी प्रकार से यह केवल बिखरे हुए रूपों में, यानी कह सकते हैं मैगथनी जो भारत के बारे में लिख रहा है वह बिखरे रूपों में है, टूटे हुए रूपों में लिखा हुआ है। उसको यानी बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन से हम नहीं मान सकते, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक या बहुत ज्यादा वैसे नहीं है। यह उसका विवरण उसकी पुस्तक इंडिका के नाम से जाना जाता है। यह मौर्य साम्राज्य, समाज और अर्थव्यवस्था को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत, यानी मैगथनी जो अगर है वह मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारियां हमें देता है और यानी बताता है। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में वो क्या कहता है, पाटलिपुत्र यानी पटना जो आज प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, मैग्नीस पुरातात्विक प्राप्तियों की पुष्टि करता है। उसके समय में कई नगर अस्तित्व में आए थे, किंतु पाटलिपुत्र सर्वाधिक विशिष्ट था। यानी कहता है कि भारत में भाई मेरे बहुत सारे नगर थे, लेकिन जो पाटलिपुत्र था वो क्या था, बहुत विशिष्ट था, यानी बहुत ज्यादा बेहतर था। यूनानी पारिभाषिक शब्द में अगर देखोगे इसका पलिबोथरा के तात्पर्य यानी कई द्वारों द्वारा, यानी इसमें क्या था, कई द्वारों वाले नगर थे। यानी अगर पाटलिपुत्र था वो बहुत ज्यादा विकसित था। उस टाइम पर बहुत सारे नगर आए थे, लेकिन जो पाटलिपुत्र था उसको सबसे ज्यादा अच्छा और बेहतर बताता है। वह उल्लेख करता है कि पाटलिपुत्र 64 द्वारों से घिरा हुआ है। यानी कहता है कि जो पाटलिपुत्र है भैया 64 द्वार, यानी पाटलिपुत्र के 64 दरवाजे हैं, घिरा हुआ है। उसने यह भी अंकित किया है कि यह नगर एक गहरी खाई यानी 470 भुजाओं यानी लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। उत्खनन द्वारा इस स्थल पर जो अवशेष उजागर किए गए वह खाई, लकड़ी और घेराबंदी लकड़ी के द्वार हैं। इसके अतिरिक्त वह पाटलिपुत्र में यथा तथा परिणाम देता है। लंबाई में 9.33 मिलीमीटर चौड़ाई और चौड़ाई में क्या है 175 मील है। यह आधुनिक पटना में मेल खाता है, क्योंकि पटना मुख्यालय लंबाई में फैला हुआ और अनुपातिक लड़ाई में, यानी कह सकते हैं कि जब वो पाटलिपुत्र का वर्णन देता है प्रेजेंट टाइम में आज जो पटना है वह लगभग उसकी लंबाई चौड़ाई लगभग उतनी है। यानी मैग्नीस जो विवरण देता है, जो बताता है वह उससे मेल खाता है। ठीक है, प्रशासन के संबंध में उसने क्या बोला था, मौर्य प्रशासन के संबंध में मैग्नीस क्या कहता है। देखो, मैग्नीस ने इंडिका में कई अवसरों पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समानता रखी है। उसके संदर्भ में कौटिल्य, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम से जाना जाता है, द्वारा भी पुष्टि होती है। इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों ही चंद्रगुप्त के अधीन एक विस्तृत और जटिल प्रशासनिक व्यवस्था है। मैग्नीस यह बताता है कि राजा की सहायता करने के लिए मंत्री और अधिकारियों की परिषद है। यानी मैग्नीस भी इस बात को कहता है कि मौर्य जो प्रशासन है उसमें राजा की हेल्प करने के लिए क्या है, मंत्रियों की एक परिषद है। इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो अपनी अंतर्दृष्टि और ज्ञान, यानी कह सकते हैं कि मंत्रियों की जो परिषद है उसमें भाई मेरे बहुत पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। कौन कहता है, मैग्नीस इस बात को कहता है कि बहुत उच्च श्रेणी के पदाधिकारी इन पार्षदों के बीच में चुने जाते हैं, किंतु उनकी सलाह राजा पर बाध्यकारी। यानी जो कहते हैं कि जो मंत्री परिषद है वह राजा को सलाह दे सकती है, लेकिन राजा यानी मौर्य साम्राज्य में वह जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी बातों को माने या ना माने इसके लिए वह बाध्यकारी नहीं है, स्वतंत्र है। किसी विषय पर उसका निर्णय ही अंतिम, यानी राजा का जो, यानी कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन में कहता है कि मंत्री परिषद है लेकिन जो राजा का निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। इस बात को मैग्नीस अपनी बुक इंडिका में कहता है, इस बात को मौर्य प्रशासन के बारे में। अब उसने सेना के संदर्भ में क्या बोलता है, यह ऐतिहासिक, यानी अब मौर्य की सेना के बारे में उसने क्या बोला, यह ऐतिहासिक रूप से ज्ञात होता कि मौर्य ने प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना की है, लेकिन केवल सुदूर दक्षिण को छोड़ करके। यानी कहता है कि जो मौर्य प्रशासन है वो पूरा विस्तार से दक्षिण के जो भाग थे वह मौर्य के शासन में नहीं था। इस उपलब्धि को एक विशाल सेना के द्वारा व्यवस्थित के माध्यम से हासिल है। यानी कहते हैं कि जो मौर्यों की जो सेना थी वो बहुत बेहतर थी, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग भारत को जीत लिया था, सिर्फ दक्षिण को क्षेत्र को। अगर ऐसा काम करना था उसके पास जो सेना थी वो बहुत अच्छी और बहुत बेहतर सेना थी। कौटिल्य ने वनों यानी उसके अर्थशास्त्र में वन, अरण्य यानी कालांतर कहकर पुकारा है के महत्व को रेखांकित किया है, क्योंकि ये युद्ध के लिए हाथियों की आपूर्ति करते थे। वस्तुतः वह इन वनों की श्रेणी में बांटता, यानी कहता है कि जो
बताता है कि मैगनीज बताता है कि जो मौर्यों की सेना है वो बहुत बेहतर है, यानी सेना का रखरखाव बहुत ज़्यादा है। अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने इतना बड़ा साम्राज्य जीता है या इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया है तो वह उसमें जो सेना है उसका सेना का जो है जो बहुत बड़ा बहुत रोल बताता है। कौन कहता है? ये मैगनीज इस बात को कह रहा है। ठीक है, व्यापार तथा वाणिज्य के संदर्भ में क्या बोलता है? इतने विशाल राज्य की स्थापना, इसने विशाल राज्य की स्थापना प्रसार के लिए ग्रामीण निवासी क्षेत्रों में विस्तार के माध्यम से, यानी कहता है कि अगर मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य है तो उसमें व्यापार की जो व्यापार है, जो कृषि है, वो या कह सकते हैं जो ग्रामीण व्यापार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही व्यापार में वृद्धि हुई है जिसका कारण एक मजबूत यातायात, यानी कहता है कि मौर्य साम्राज्य में यातायात प्रणाली बहुत बेहतर है, संचार की भी उचित व्यवस्था है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका, तभी आज जो मौर्य साम्राज्य है इतना बड़ा साम्राज्य बन पाया है। मैगनीज उस मार्ग की चर्चा करता है जो उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी पाटलिपुत्र के, यानी जो कहता है कि कई सारे मार्गों को बताता है जो पाटलिपुत्र को जोड़ता है। पाटलिपुत्र बिहार में वर्तमान मिर्जापुर क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश के मध्य भारत से जुड़ा हुआ है, जैसे अभी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसने व्यापार तथा उद्योग पर मौर्य का कठोर नियंत्रण, यानी कहता कि जो मौर्य शासक है, चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं या मौर्यों का कथा, व्यापार तथा उद्योग पर इनका पूरा नियंत्रण है या इनका पूरा कंट्रोल को बात कहता है। यह उनकी हेतु किसी प्रभारी की अधिकारी को भी, यानी कहता है कि व्यापार को चलाने के लिए प्रभारी को भी नियुक्त किया गया है, यह स्पष्ट है। कौटिल्य तथा मैगनीज दोनों ही वाणिज्य के नियंत्रण तथा प्रबंधन का उल्लेख करते हैं, यानी अगर कौटिल्य की बात करोगे, आचार्य चाणक्य की बात करोगे और मैगनीज की बात, तो दोनों ही कहते हैं कि क्या इस बात को, यानी वाणिज्य का नियंत्रण करने का प्रबंधन था मौर्य साम्राज्य में, इस बात को दोनों बात ही मानते हैं। मौर्य काल के उत्तर तथा दक्षिण के बीच व्यापारिक संपर्क जो संकेत में मैगनीज करता है, वह पांड्य यानी आदि क्षेत्र का उल्लेख करता है जहां एक महिला का शासन यानी पांड्य समाज में मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का संकेत करता है, होने वाली जानकारी देता है, जो मोतियों के लिए व्याख्या करता है। आप सबको वैसे बताओगे कि दक्षिण में हमारे क्या थे? चोर चेल पांड्य शासन थे, और कहता है वहां पर भी अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हमारे दक्षिण भारत के शासन थे वहां पर मातृवंशीय शासन ज्यादा चलता था, यानी वहां कई बार महिलाएं भी शासक बनी हैं। तो इस बात की जानकारी कौन देता है? मैगनीज इस बारे में जानकारियां प्रस्तुत करता कहता है। जातियों और दास प्रथा के बारे में वो क्या कहता है? वह 7 जातियों का, यानी मैगनीज क्या कहता है कि भारत यानी मौर्य साम्राज्य के टाइम जो भारत है वह लगभग उसमें 7 जातियों का विवरण उसने दिया। पहला क्या उसने? दार्शनिक यानी विद्वान है, पहले जाति क्या है? दार्शनिक और विद्वान रहते हैं। दूसरा निरीक्षक है, तीसरा पार्षद या सभा है, चौथा सैन्य वर्ग है, पांचवा शिल्पकार है, कृषक हैं, चरवाहे और पशुपालक। इन प्रकार के वर्णों में बांट रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि उसमें विद्वान है, दार्शनिक और विद्वान रहते हैं, अधिनिर्णायक होते हैं, निरीक्षक होते हैं, पार्षद हैं, सभासद लोग होते हैं, सैन्य वर्ग है, शिल्पकार हैं, कृषक, चरवाहे और पशुपालक, इस प्रकार की चीजों को बांटता है। यह स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। उसने व्यावसायिक समूहों को उच्च जातियों में रूप समझा है। यह हमें कौटिल्य तथा उसके बीच विरोधी भिन्नता को दिखाता। कौटिल्य ने कई स्थानों पर अपने ग्रंथों में चतुर्वर्ण व्यवस्था को बताया कि चतुर्वर्ण कर्तव्य का पालन, ऐसा करते हुए अपने समय के पूर्व और अपने समय में, यानी कह सकते जो कौटिल्य है वो 4 वर्ण को बताता, लेकिन यहाँ पर मैगनीज जो है वह 7 जातियों यानी 7 वर्णों में बांटने का काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास दिखाई देगा। उसने जातियों यानी मौर्य साम्राज्य में जो जातियाँ जो वर्ण है उसको 7 भागों में उसने बांटा है, 7 वही हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, धर्म के संदर्भ में वो क्या बताता है, यानी रिलीजन के संदर्भ में उसने क्या बोला है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट रहेगा है यहाँ पर मैगनीज धर्म के बारे में क्या कहता है। मैगनीज धार्मिक परिदृश्य पर भी कुछ प्रकाश डालता है। वह शिव का उल्लेख के रूप में वह शिव का उल्लेख करता है। धर्म अर्थशास्त्र में हम शिव और शंकर जैसे देवताओं का उल्लेख पाते हैं जो बाद के समय में हिंदू देव समूह में केंद्रीय देवता के रूप में उदित होते हैं। मैगनीज मथुरा क्षेत्र में हरकोलस यानी कि हरकुलिस की उपासना का भी उल्लेख करता है। इतिहासकार इस चित्र की पहचान बहरूपी यानी ब्रह्मरूपी कृष्ण के रूप में करते हैं, जो पौराणिक धर्म में गुप्त काल में बहुत ज़्यादा आगे चल करके क्या होते हैं, लोकप्रिय। यानी मैगनीज जो हो धर्म पर भी थोड़ा प्रकाश डालता है, लेकिन धार्मिक चीज़ों पर उतना बहुत ज़्यादा उसने प्रकाश नहीं डाला था। अगला जो हमारा 15.3 का चीनी वृत्तांत, यानी भैया जो चीन के लोग थे उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। ये चीनी ज़्यादातर बौद्ध भिक्षु बन करके आते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम भाई क्या हो गया था, बौद्ध धर्म का भी बीच में आप सबको पता होगा ना, यहाँ पर क्रांति हो गई थी ना, बीच में बौद्ध धर्म आ गया था, तो चीन में वही पहुँचा। ठीक है,
देखो चीनी वृत्तांत आगे देखिए क्या है। कई चीनी भिक्षुओं तथा यात्रियों ने स्थल मार्ग से भारत की लंबी और ऐतिहासिक यात्राएं की। भैया बौद्ध भिक्षु यानी आपको पता हो कि भारत में बौद्ध धर्म का होता है, वही बौद्ध धर्म चीन में भी जाएगा। जब चीन में जाएगा तो बहुत सारे लोग भारत की यात्रा पर आएंगे। कहां से? चीन से आएंगे। जब वो लोग चीन से आएंगे तो भारत के बारे में उन्होंने क्या देखा, क्या लिखा और क्या कहा, उन्हीं को हम देखते हैं। ठीक है, यानी उन्होंने भारत की लंबी और ऐतिहासिक यात्राएं की। वह मरुस्थल, पर्वतों, पठारों को पार करके यहां तक पहुंचे थे। भैया जो चीनी आता था ना, बीच में जब आता था बहुत पहाड़ वहाड़ पड़ता था, पर्वत होते थे, मरुस्थल होते थे, पठार होते थे। जब चीनी यात्री यानी चीनी भिक्षुक जो लोग जाते हैं, चीनी जो भिक्षु जाते थे तो रास्ते में उनको मरुस्थल मिलते थे, पहाड़ मिलते थे, पठार मिलते थे, तमाम तरह की चीजें उनसे पहुंचते थे। वह बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिकता पांडुलिपियों को एकत्र करने के लिए, वह अपने साथ ले जाने के लिए, बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन तथा शिक्षा प्राप्त करने के हेतु बौद्ध मठों, महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थानों पर शिक्षण केंद्रों को देखने यहाँ पर भ्रमण करने आते थे। यानी जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे यहाँ पर किस लिए आते थे? यहाँ पर जो बौद्ध धर्म की प्रामाणिकता कितना है, बौद्ध धर्म यहाँ पर कैसा है, बौद्ध धर्म में जो शिक्षा है या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, या बौद्ध मठों या बौद्ध मठ में शिक्षा लेने के लिए, या जो बौद्ध तीर्थ स्थल है वहाँ पर, या बौद्ध जो शिक्षण संस्थान है उनको देखने के लिए या भ्रमण करने के लिए जो चीनी लोग हैं वो लोग आते थे। उन्होंने चीन में समर्पित बौद्ध अनुयायियों तथा भक्तों के सम्मुख बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा उनसे संबंधित स्थानों का वर्णन किया है। यानी कहते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बुद्ध के अनुयायी होते थे, वो या कह सकते हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी, जो महात्मा बुद्ध है उनका वर्णन करने के लिए, उनके स्थानों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर आते रहते थे। इस प्रकार इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उस समय के भारतीय लोगों में आम जीवन शैली की साधारण जानकारियां इन यात्रा वृत्तांतियों में प्राप्त होने के संकेत नहीं मिलते। यानी जो ये बौद्ध भिक्षु आते हैं वह भारत के लोग कैसे हैं या उनकी जीवन शैली कैसे है उसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, या भारतीय जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके जीवन शैली कैसे, उनके रहने सहने का ढंग कैसे है, उनके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा या उसका हमें संकेत नहीं मिलता। इनके आख्यानों में, व्याख्यानों में, या जो इन्होंने लिखा है या इन्होंने जो भाषण दिया है, व्याख्यानों से इतिहास को ढूंढ निकालने की जरूरत पड़े। यानी इन्होंने जो व्याख्यान दिए हैं, इन्होंने जो बोला है, उससे हमें भारत की चीज़ों को ढूंढ निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, भारत के विषय में अपने पर्यवेक्षणों को लेखबद्ध करने के लिए चीनी यात्रियों ने फायान, हेनसांग तथा इनका, यानी फायान, हेनसांग इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अनुभवों की इनकी उपलब्धि है। चलो अब देखते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण रहेंगे, जैसे फायान और हेनसांग। फायान को देखते हैं। ठीक है, फायान को देखिए। फायान जो है चीनी बौद्ध विद्वान है तथा तीर्थयात्री। फायान गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, सेकंड जो हैं, उनके शासन काल में उसने भारत की यात्रा की थी। उसने बौद्ध पांडुलिपियों को एकत्र करने तथा बौद्ध मठों का अध्ययन किया। बौद्ध पांडुलिपियां यानी कह सकते हैं बौद्ध से रिलेटेड जितने भी चीजें होती थी उनका उसने एकत्र किया तथा बौद्ध मठों का उसने क्या था, अध्ययन किया था, क्योंकि क्या था, एक बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध धर्म का उसने अध्ययन किया। हेनसांग के विपरीत उसका यात्रा केवल उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। हेनसांग के विपरीत अगर देखोगे तो जो फायान है उसके जो यात्रा थी वह उत्तर और मध्य जो भारत था वहीं तक ही लिमिटेड था, ये बहुत ज़्यादा नहीं गया था। यह वह उत्तरी पश्चिमी सीमांत में गंगा घाटी की ओर में बड़ा और तथा दक्षिण की ओर जाते हुए बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल की खाड़ी है पूर्व स्थित जो बंदरगाह थे वहां तक, यानी कहते हैं पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले तक ही गया था। यानी कह सकते हैं कि जो बिहार से लेकर के और बंगाल का जो हमारा इलाका है वहीं तक इसने यहाँ की यात्रा की थी, या वहीं मिदनापुर जिले तक इसने भ्रमण किया था। यहाँ से समुद्री मार्ग से वह श्रीलंका आगे चला गया और आगे दक्षिण पूर्व एशिया में जाने का उल्लेख करता है। वह चीन वापस लौटा। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपना शेष जीवन भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुवाद किया। यानी कह सकते हैं कि जो फायान था उसने क्या था, भारत में जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे उसका उन्होंने क्या था, अनुवाद करवाया था। फायान क्या था, भारत में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे उसका उन्होंने क्या किया था, उसने अनुवाद किया था। उसने अनुवाद किया था ताकि उनका ट्रांसलेशन जिसे हम बोलते हैं, उसने क्या किया, अनुवाद किया। इन जितने भी अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बौद्ध साम्राज्यों का विवरण के शीर्षक लिखा।
वह चंद्रगुप्त सेकंड का उल्लेख नहीं करता है, उनकी यात्रा के दौरान उनका शासन कर रहा था। यानी अगर देखोगे तो जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त जो सेकंड है उनकी उल्लेख वह नहीं करता है। भारतीय लोगों के जीवन का वर्णन समाहित है। वह गुप्त सम्राटों के शासनकाल के दौरान सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक परिस्थितियों को प्रस्तुत है। जो फाहियान है, जब यहाँ पर मौर्य शासन चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, जब गुप्त सम्राटों का शासन चल रहा है तो गुप्त सम्राटों के शासन में सामाजिक स्थिति कैसे है, धार्मिक स्थिति कैसे है, या कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो परिस्थिति हैं उनको बताता है। उसके द्वारा तमिल लिपि का उल्लेख पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण केंद्रित था। वह भारत को चीन से जोड़ने वाले समुद्री मार्ग वाले खतरों के प्रति सतर्क नहीं कहता कि भाई मेरे अगर आप भारत जाते हो तो भारत और चीन का जो मार्ग है वहां के बहुत सारे खतरे हैं, उन खतरों के बारे में सजग करता, जागरूक करता, भैया लुटेरे उटेरे हो, लूट लेंगे, इस प्रकार के खतरों को बताता है। कौन बताता है? फाहियान इन चीजों को बताएगा, ठीक है, फाहियान ने इन चीजों को बताया। अगला बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी बौद्ध धर्म के बारे में फाहियान क्या बोलता है। देखो, बौद्ध धर्म तम महायान और हीनयान में बढ़ चुका था। आप सबको पता कि जो बौद्ध है वो भी दो धर्मों में बटा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे धर्म जैसे जातियों में बट गया। जैसे आप देखोगे जो मुस्लिम धर्म है वो शिया सुन्नी में जिस प्रकार बटा हुआ, उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म था वह क्या था, महायान और हीनयान में बट चुका था। ये दोनों विचारधाराएं उपमतों में विभाजित हैं। वह निम्नलिखित स्थानों का उल्लेख हीनयान के प्रभाव वाले स्थानों के रूप में, यानी हीनयान का प्रभाव वाले इलाका कौन कौन सा क्या बताता है? गांधार, उदयनान यानी वर्तमान पाकिस्तान में, बुन्ना यानी पाकिस्तान में कुर्नम नदी के तट, कश्मीर यानी दादरपुर को बताता है, कश्मीर घाटी के क्षेत्र को, कन्नौज या इकोनी यानी जितने माने कन्नौज उत्तर में, इन सभी इलाकों को क्या कहता है? इन सभी को उसने क्या बोला था? ये सारे जो इलाके हैं वो कहता है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखो वो हीनयान प्रभाव है, यानी हीनयान जो बौद्ध धर्म जो हीनयान थे उनके प्रभाव के इलाकों को बताता है। महायान शाखा भी लोकप्रिय थी। वह इन स्थानों पर महायान भिक्षुओं को मिलने का उल्लेख करता है। कौन? भीड़ा। भीड़ा क्या है? वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भेरा जिसे बोलते हैं, मथुरा यानी उत्तर प्रदेश और पाटलिपुत्र को। महायान और हीनयान जो बौद्ध भिक्षु जहां पर रहते, जहां पर उनका प्रभाव है, उन स्थानों के बारे में वो क्या करता है? वो बताता है। वह यह बताता है कि खेतान यानी रेशम का एक उपशाखा के स्थित चीन में बौद्ध राज है, जिस पर शकों ने शासन किया है। यहाँ सभी भिक्षु महायानी थे। अब यह ऐतिहासिक रूप से ज्ञात है। 5वीं-6वीं शताब्दी में तीव्र रूप से महायान यांत्रिक धर्म में आगे लाना, जिसका परिणाम में आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म में अनेक चमत्कारिक अनुष्ठानों पर बल दिया जाएगा के उदय के निगम। बाद के कालों में व्यापार के पतन के साथ साथ व्यापारिक मार्ग में मिलने वाला संरक्षण और समर्थन समाप्त हो जाएगा। अब बौद्ध मठों में, संघों में प्रबोधन के लिए राजाओं द्वारा किए जाने वाले भूमि और गांव के अनुदान पर निर्भर रहेंगे। उदाहरण के लिए बौद्ध शिक्षा संस्कृति के प्रमुख केंद्र में नालंदा 200 गांवों को राजस्व प्रदान किया था। यानी कहता है कि अब जो बौद्ध धर्म है वह धीरे धीरे, अब जो कह सकते महावीर कह सकते जो बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा है उनसे धीरे धीरे दूर जा रहा है। यानी उसमें कई सारे अगर देखोगे कुरीतियां और कई सारी बातें वहां पर आने की बातें वो कहता है। अशोक के संदर्भ में फाहियान क्या बोलता है? देखो अशोक के बारे में उसने क्या बोला। अशोक के समय में अशोक के समय से कई शताब्दियां आने वाले इस यात्री ने अशोक के विलुप्त मानव सेवा का उल्लेख कर, यानी अशोक जितनी जो उसकी मानव सेवा है, यानी अशोक का जो हम देखते हैं कि अशोक का जो एक प्रकार से मानव सेवा, यानी एक प्रकार से अशोक जब बौद्ध धर्म को अपना लेता है, जिस प्रकार से बन जाता है, उसका उल्लेख करता है। इस कार्य को उचित ही विश्वसनीय इतिहास के रूप में उसको कहा जा सकता है, क्योंकि वह अतीत के एक विषय को याद करके पुनः प्रस्तुति करता है। इसका तात्पर्य है कि उसने अवश्य ही मौर्य स्रोतों की पड़ताल का अध्ययन किया होगा, जो इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के क्रमिक और अस्थायी विखंडन को पतनकारी उत्तरदायी अशोक के अहिंसक, यानी बहुत सारे इतिहासकार, देखो समझो क्या कहना, बहुत सारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जो मौर्यों का पतन हो गया उसमें अशोक की जो अहिंसक नीति है वो जिम्मेदार है। बहुत लंबे इतिहासकार हैं, बहुत सारे लोगों ने इतिहासकारों ने बोला कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन होगा उसके लिए अशोक जिम्मेदार हैं, क्योंकि अशोक ने जब अहिंसक नीति अपना ली, यानी जब उन्हें हिंसा छोड़ दी और जब वो अहिंसक बन जाते हैं, और अहिंसक बनने से खतरा हो जाता है कि उन्होंने सेना पर ना तो ध्यान दिया ना तो अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। लेकिन इस बात को क्या कहता है, युद्ध विरोधी नीति के आर्थिक परिणाम, यानी
जो फायान है, फायान कहता है कि अशोक के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ, बल्कि उसका रीजन आर्थिक कारण है। यानी क्या कहता है, आर्थिक परिणामों का उल्लेख करता है। वह अपने तर्क से अशोक के भव्य परोपकार का यानी सम्राट अशोक कह सकते हैं, अशोक को एक परोपकारी शासक या परोपकारी राजा के रूप में इसने बताने का काम किया है। बहुत सारे इतिहासकार अशोक को नेगेटिव लेते हुए कहते हैं कि पूरा जो मौर्य साम्राज्य था उसके पतन में अशोक का सबसे अहम रोल है, या जिस प्रकार उन्होंने अहिंसक नीति अपनाई। लेकिन यहाँ जो फायान है इस बात को कहता कि अशोक एक परोपकारी शासक है, यानी कहता कि जो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है उसके लिए अशोक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आर्थिक परिस्थितियां जिम्मेदार हैं यहाँ पे। ठीक है, वह दृढ़ता पूर्वक कहता है कि कलिंग की पराजय के बाद उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा। उसकी विशाल सेना उसका उपयोग पंथ संचालन तथा सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए होता था, जिसका परिणाम विशाल सेना का मात्र आडंबर न बन जाने से उसकी व्यवस्था अत्यंत खर्चीली होगी। यानी कहता है कि जब कलिंग, यानी अगर यहाँ पर देखो कलिंग के बाद अशोक ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्या होता कि जो सेना बहुत बड़ी है और सेना बहुत विकराल है, सेना पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, तो इससे कहते होते वहां पर धन की यानी संसार आर्थिक परिस्थितियों को बताता है। एक कहता है कि अशोक ने जो अहिंसक नीति अपनाई है, या अशोक ने जो यहाँ पर अहिंसक नीति अपनाई, वो जिम्मेदार नहीं, बल्कि मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वह क्या बताता है, आर्थिक परिणामों को बताता है। यानी उनकी जो सेना है, सेना पर बहुत ज्यादा भैया खर्चा हो रहा है, सेना कोई युद्ध नहीं लड़ रही है। ठीक है, इस चीजों को प्रकट करते हुए कहता है। ठीक है, अपने अंतिम दिनों में ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होते हुए विनाशकारी शुद्ध, यह भी कहा जाता है कि अपने अंतिम दिनों में वह ऐसी दरिद्रता को प्राप्त हुआ कि उसके पास आधे आम के अतिरिक्त कुछ भी शेष ना था। यद्यपि यह कथन तथ्य या अतिशोक्ति प्रतीत होता है, यानी उसके कथन को अतिशोक्ति के, यानी कहता है ये फायान क्या कहता है, ये कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य में ऐसा समय आ गया था, इतनी ज्यादा गरीबी हो गई थी, ये आधे आम को भी नहीं मिलता था खाने के लिए। इस बात को ये कहता है। ठीक है, आगे देखो सामंतों के संदर्भ में क्या बोलता है, सामंतों को क्या बता। देखो, पुरोहितों तथा मंदिरों के बाद के समय में राजकीय अधिकारियों के भूमि दान दिए जाने वाले गुप्त शासन में सामंत तथा अर्धदासत्व का उभार उनको, यानी कहता कि जो पुरोहित थे, जो मंदिर के लोग थे, उनको भूमि दान बहुत ज्यादा चलता है, और इस भूमि दान परंपरा से यहाँ पर सामंती सोच या सामंतवाद आएगा। जो इतिहासकार इसे भारतीय सामंतवाद के युग के रूप में देखते हैं, वह व्यापार के पतन और मुद्रा के रूप में धन की उपलब्धता में गिरावट को बताते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के रूप में अगर फायान करते क्या बताता है कि विनिमय के रूप में बताता है। कौड़ियों का आम प्रचलन का उल्लेख करता है। वह हमें ब्राह्मण पुरोहितों के मठों के घरों, खेतों तथा उद्यानों को सुसज्जित बनाए हुए उल्लेख कर, यानी कहता है कि जो ब्राह्मण पुरोहित हैं, उनके जो घर हैं, जो उनके खेत हैं, वो बहुत ज़्यादा सुसज्जित हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अनुसार उन्हें खेत कृषि करने वाले खेतिहर या हलवर पशुओं के साथ दिए जाते हैं। हम इसका समर्थन उत्तर भारत में प्राप्त समकालीन अभिलेखों से नहीं पाते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में गुजरात, मध्य भारत और उड़ीसा से प्राप्त 6वीं शताब्दी में जो खेतिहर हलवाले की आवश्यकता को बलपूर्वक उसने बनाया, यानी कहता है कि जो भारत में सामंतवाद है, सामंतवाद को ये बताता है, यानी ब्राह्मण जो है, जो पुरोहित है, उनको भूमि दान की परंपरा चलती है, और यहाँ पर एक सामंतवादी सोच या एक सामंतवाद आता है, यानी सामंतों के बारे में फायान ने विवरण दिया है। सामंतों की बात करते हुए अस्पृश्यता, यानी जो छुआछूत है उसके बारे में क्या, अस्पृश्यता के खिलाफ वो क्या बोलता है, फायान का विवरण। वह ऐसे लोगों की ओर संकेत करता है जो सामान्यतः खुशहाल और संतुष्ट थे तथा शांति और संपन्नता से जीवन यापन करें। वह हमें बताता है कि उन्हें अपने परिवारों का पंजीकरण नहीं कराना पड़ता था और दंड अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होना पड़ता था। वह एक काल्पनिक तथा आदर्श वर्णन प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त वह आख्यान में सामाजिक तनाव को देखता है। वह छुआछूत, अस्पृश्यता के विभिन्न रूपों के चंडालों और कष्टों की रोशनी डालता है। उनकी यात्रा के दौरान अस्पृश्यता वर्ण पूर्ण रूप से बहिष्कृत थे। चंडाल नगर या बाजार में एक लकड़ी के टुकड़े को रगड़ते हुए ताली बजाते हुए, नहीं कहता कि एक अस्पृश्य यानी जो अछूत लोग हैं, जो चंडाल, ये कहता जो अस्पृश्य लोग हैं, जो जिनको अछूत माना जाता था, वह शहर के बाहर आते थे। अगर वह कभी नगर में प्रवेश करते थे तो लकड़ी बचाते हुए आते थे ताकि लोग वहां से हट जाए, लकड़ी को रगड़ते हुए या ताली बजाते हुए कहता है। यानी कहता है कि नगर में कुछ ऐसे लोगों का प्रवेश होता था जिनको अछूत माना जाता था। वो लोग जब नगर में प्रवेश करते थे तो वह ताली बजाते थे या लकड़ी को रगड़ते हुए वो आते थे।
ठीक है, और नगर से बाहर वो रहते थे। ठीक है, आगे देखिए, ऐसे फाहियान ने लिखा है, यद्यपि वे अत्यंत निकट आ जाते थे तो उच्च जाति के लोग शुद्धिकरण हेतु स्थान कर, यदि अछूत लोग उच्च जाति के लोगों को अगर टच कर लेते थे तो वहां पर उनको शुद्धिकरण के लिए उनको स्नान का अनुष्ठान करवाना पड़ता था। यानी छुआछूत के बारे में फाहियान लिखता है कि कहता है अगर अछूत लोग अगर उच्च जाति के लोगों को हल्का सा भी टच कर लेते थे तो उनको शुद्धिकरण के लिए उनको नहाने का अनुष्ठान यानी पूजा पाठ होता था, भैया बहुत बड़ा यज्ञ होता था, तब उनको उससे निजात मिलती थी। इस बात को ये कहता है। अन्य समकालीन ग्रंथों में भी अस्पृश्यता तथा विशेष रूप से चंडालों की इसी नकारात्मक दृष्टि से अनेक चित्रण मिलते हैं। यानी जिस प्रकार एक फाहियान कहता कि अछूतों के बारे में जो बताता है, या अन्य इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र किया है, अन्य इतिहासकारों ने भी इस चीज को बताया है। हेन सांग की बात करते हैं। ठीक है, देखो हेन सांग अपने गृह देश से 629 ईस्वी में छोड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप के विस्तार पूर्वक भ्रमण करते उसने 10 वर्ष से अधिक गुजारे, लगभग 15 वर्ष रहा। 645 ईसा पूर्व में वह चीन लौटा। वह नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के विषय में, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में क्या था, वह बौद्ध धर्म के विषय में अध्ययन करने के लिए आया था। उसने हर्ष की राज्यसभा में कई वर्ष बिताए और हर्ष के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक और परिस्थितिक, यानी जो हेन सांग है और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके काल में था? हर्षवर्धन का शासनकाल चल था, जब यहाँ पर हर्षवर्धन राजा थे तब वो यहाँ पर आया था। ठीक है, इतिहासकार यह विश्वास करते हैं कि हर्ष बौद्ध धर्म के एक उत्साही समर्थक बन गए थे। उसने बौद्ध संघ को उदारपूर्वक अनुदान किया था। उस काल में हर्ष के राज दरबार में तथा उसके जीवन में हेन सांग द्वारा चित्रित विवरण मिलता है। फाहियान की तुलना में उसका आख्यान अधिक विस्तृत है, तथ्यात्मक है। यानी कह सकते हैं फाहियान की तुलना में जो हेन सांग का जो वृत्त है या कह सकते उसने लिखा है वो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक है, या उसको ज़्यादा प्रमाणिक माना जा सकता है, या कह सकते हैं कि ज़्यादा साइंटिफिक या ज़्यादा प्रमाणिक माना गया। ये इसकी फोटो भी दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं, इसकी फोटो भी दिखा रखा है इसका। ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में कई नगरों का उल्लेख, उसकी पहचान 19वीं शताब्दी के, यानी कई नगरों की पहचान क्या था 19वीं शताब्दी में अन्वेषण में की। सर कनिंघम ने ऐसे ही एक पुरातात्विक ने जिसका इस संदर्भ में विवरण दिया योगदान प्रस्तुत करता है। वह 1871 में भारतीय पुरातात्विक के महानिदेशक बने। उन्होंने शास्त्रीय तथा यूनानी रोमन विवरण को भी उन्होंने, जिस प्रकार से हेन सांग और फाहियान के विवरणों को नगर के विषय में जानकारी को, यानी कह सकते हैं जो फाहियान और हेन सांग ने जो लिखा है वह भारत के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में ये जो दो चीनी हैं फाहियान और हेन सांग जो है, उन्होंने भारत के बारे में कई सारी चीज़ों को लिखा जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने जो लिखा था, अगर देखोगे इसने क्या क्या लिखा, सबसे पहले इसने रांची जो स्तूप का मानचित्र है, इस स्तूप के मानचित्र में एक बहिर का खाका है, पत्थर और चूने की मूर्ति के नमूना है। कनिंग द्वारा निर्मित यह अवसपत्र था। नहीं कह सकते हैं कि उसने जो महाराजा जो कनिंग है उसने जो बनवा रखा था, उसका जो स्तूप जब बना था उसके मानचित्र को भी बताता है, उसके बारे में भी जानकारी देता है। महाकुषाण राजा कनिंग के अक्सर उन्हें उसके बौद्ध धर्म के ओर झुकाव था। यानी कहता है जो कनिक्स हैं उसका, कनिंग जो है उसका क्या है, बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव को बताता है। उसके द्वारा बौद्ध धर्म के लिए कई महान और प्रशंसनीय कार्य में एक पेशेवर रूप में उसने स्तूप को निर्माण करवाया है। बुद्ध के अवशेष रखे हुए, इस स्तूप का विवरण वह हेन सांग द्वारा दिया गया है। कहा जाता है कि अल-बिरूनी के समय 21वीं शताब्दी में इस स्तूप को जीवंत स्मृति बनी हुई है। इस क्षेत्र से प्राप्त प्राचीन पुरातात्विक सामग्री शामिल है। यानी जो कनिक्स थे उसने ही बनाया था, यानी बौद्ध धर्म के लिए एक स्तूप बनवाया था। उसी स्तूप के बारे में क्या होता है, हेन सांग बताता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में हेन सांग का विवरण क्या है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में क्या बोलता है। वह भारत पहुंचा, बौद्ध धर्म 18 मतों में विभाजित है। देखो अभी वहां देखो, वहां पर 2 बटे हुए थे। ये क्या कहता है, जब वह भारत पहुंचा तो जो बौद्ध धर्म था वह 18 मतों में बटा चुका था। प्राचीन बौद्ध धर्म का पतन होने का संकेत मिलता है। यद्यपि नालंदा जहां उसने अध्ययन किया को उसके काल के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में मिलता है। उसने इसी नाम से बौद्ध अध्ययन किया, एक प्रख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना तथा व्यवस्थित किया। वह कहता है कि यहाँ 10,000 शिष्य सभी भिक्षु रहते हैं। उन्होंने महायान मत में बौद्ध दर्शन को भी शिक्षित किया है, यही ग्रंथ विवरण को बताता है। तथा वह टीलों की खुदाई न होने पर इस तथ्य पर अत्यधिक प्रभावशाली रचनात्मक ढांचे से साक्ष्य मिलते हैं। ये भवन 5वीं शताब्दी में आने वाले 700 वर्षों तक निर्मित पुनर्जीवित थे।
अतिशोक्ति के बावजूद यह संदेह है कि नालंदा हर्ष के शासनकाल में एक बौद्ध आश्रम था। इसके अतिरिक्त हेनसांग यह भी बताता है कि नालंदा बिहार को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 गांव से राजस्व, यानी कह सकते हैं कि हेनसांग इस बात को क्या बताता है कि नालंदा बिहार को वित्तीय सहायता देने के लिए 100 गांव का राजस्व प्रदान किया जाता था। यानी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको राजस्व देने के लिए कितने भाई मेरे 100 गांव का राजस्व दिया जाता था। इसको कौन कहता है? हेनसांग बताता है। बौद्ध धर्म को हर्ष के संरक्षण के रूप में हेनसांग बताता है। वह हर्ष को उच्च स्थान प्राप्त करता है। बौद्ध धर्म के प्रति हर्ष का समर्पण की प्रशंसा करता है। कौन? हेनसांग करता है, जो अपने आरंभिक जीवन में एक स्वयं अनुयायी था। बौद्ध धर्म तथा उसकी शिक्षाओं के प्रति समर्पित था। कौन था? हर्ष। ठीक है। महायान की शिक्षाओं का प्रसार उसने कन्नौज में एक विशाल का आयोजन किया था। हेनसांग जो है और 21 अन्य राजाओं के साथ बौद्ध मतों के हजारों गुरु शामिल होते। यानी हर्षवर्धन को बताता है कि हर्षवर्धन के बारे में बताता है कि जो हर्षवर्धन है वह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी है। उसने बहुत बड़ी सभा करवाई है कि बौद्ध धर्म के बारे में जो उसने सभा कर। और आप सबको बता दूं, इतिहास में जो सभी धर्मों के गुरुओं को बुला करके जो सबसे बड़ी सभा करवाने का काम किया है वो हर्षवर्धन ही करवाता है। हर्षवर्धन सभी समाजों यानी कह सकते हैं कि सभी धर्मों के मान और सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के जितने बड़े समर्थक हैं उनके बारे में, यानी हर्षवर्धन की बौद्ध धर्म का कितना बड़ा अनुयायी है उसके बारे में हेनसांग लिख रहा है। ठीक है। हेनसांग इस सभा की विस्तृत जानकारी देता है जिसमें 2 विशाल छप्पर वाले सभा कक्ष का निर्माण शामिल है, जिसमें प्रत्येक में 100 प्रतिभागी रह सकते हैं। लेकिन सबसे प्रभावी और अद्भुत निर्माण कार्य केंद्रीय स्थान में भव्य स्तूप था जिस पर राजा की कद बुद्ध की स्वर्णिम प्रतिमा थी। हर्ष ने इस प्रतिमा की स्तुति की और एक सार्वजनिक रात्रि भोज दिया। हेनसांग ने इस सभा में महायान मत के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना शुरू किया। उसने श्रोताओं को आलोचना प्रश्न को समझाने की चुनौती, यानी जो हर्षवर्धन ने जिस प्रकार से सभा बुलाई थी उस सभा के बारे में क्या है अगर देखोगे हेनसांग ने उसका पूरा विवरण दिया है और उस पूरे विवरण को बताता है और पूरे विवरण को बताता है। सामंतों के सामने हेनसांग क्या कहता है? जो सामंत है उनके बारे में हेनसांग ने क्या बोला? भारतीय सामंतवाद आया अर्थात यानी भूस्वामित्व की सत्ता तथा केंद्रीय सत्ता के विखंडन पर विश्वास करने वाले इतिहासकारों के द्वारा, जैसा कि फायान वाले में देखा है, हेनसांग अपने मत का समर्थन जुटाया। उसने समय में साम्राज्यवादी केंद्र में रही पाटलिपुत्र में संपन्न नगरी जो मगध के क्षेत्र में रही। उत्तर काल में अगर देखोगे जो शताब्दियों में इसके मात्र एक गांव में बदला उल्लेख मिलता है, यह वैशाली था। हेनसांग का विवरण उस समय समृद्ध रहा। कन्नौज का प्रयोग करते हैं। हर्ष का प्रशासन सामंती या केंद्रित रूप था, यानी कहता कि जो हर्ष का महाराजा हर्ष का जो प्रशासन है वह सामंती और विकेंद्रित है। उसका समर्थन हेनसांग द्वारा हर्ष के राजस्व पर 4 हिस्सों में बांटता है। पहला राजा के व्यय के लिए, दूसरा विद्वानों के लिए, तीसरा अधिकारियों तथा लोक सेवा जिन्हें अनुदान देने के लिए, अंतिम भाग धार्मिक उद्देश्य के लिए था। भूमि अनुदानों के निरंतर और उनमें आय तीव्रता का इस उल्लेख को समझा जा सकता है। उच्च अधिकारियों को भूमि दान के रूप में भुगतान किया जाता था या पुरस्कार, यानी कहता है कि अब अधिकारी, पहले जब यहाँ पर फायान का पढ़ा था तो फायान कहता है कि धार्मिक लोगों को भूमि दान मिलता था, लेकिन हर्षवर्धन के काल में क्या होता था, जो अधिकारी होते थे क्या होते थे, जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को भी भाई मेरे अब क्या भूमि दान मिलने लगा। इस बात को कौन कहता है? हेनसांग इस बात को बताता है। जाति प्रथा के बारे में क्या कहता है, यानी कास्ट के बारे में क्या बोलता है वह कौन? जाति व्यवस्था के बारे में हेनसांग ने क्या बोला? देखो, वह उल्लेख करता है कि सामान्य रूप से ब्राह्मण और क्षत्रिय साधारण जीवन निर्वाह करते थे, जबकि राजा अधिकारी उच्च श्रेणी पुरोहित राजा के निकट विलासता में, यानी कहता है कि जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय हैं वह जीवन निर्वाह कर रहे थे। क्या कहता है कि उल्लेख करता है कि सामान्य रूप से जो ब्राह्मण है जो क्षत्रिय हैं वह जीवन निर्वाह करते थे, जबकि राजा जो है अधिकारी है उच्च श्रेणी के जो पुरोहित जो राजा होते थे वह विलासिता यानी भैया बहुत ऐश आराम का जिंदगी जीता था। उसने इन 2 उच्च वर्णों की श्रेणी में रूप में बताया है। दिलचस्प रूप से यह बताया कि इन दोनों वर्णों के अधिकांश लोग खेती में यानी कहता है कि दोनों जो वर्ण हैं ज़्यादातर लोग जो है वह खेती में लगे होने का उल्लेख करता है। यद्यपि यह सत्य है कि तो इसने ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए क्या कहता है, जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय हैं उनके कार्यों को तथा कर्तव्यों को धर्मशास्त्र द्वारा, यानी कहता कि जो ब्राह्मण जो क्षत्रिय हैं वह जो काम करते हैं वह धर्म और शास्त्रों के अनुरूप है या उसको बांटा गया है।
वह शूद्र कृषकों का भी उल्लेख करता है, यानी जो शूद्र कृषक हैं उनका भी उल्लेख करता मिलता है। संभवतः वह अत्यधिक प्रचलन में आ चुकी भूमि अनुदान की रीतियों के अंतर्गत भुगतान या उपहार के रूप में भूमि अनुदान को खेतियों पर कर रहा है। फायान की तरह वह अस्पृश्यता जैसे चंडालों, मेहतरों इत्यादि का उल्लेख, यानी फायान की तरह जो अस्पृश्य जो अछूत लोग हैं उनका भी विवरण अगर देखोगे तो हीनसांग करता है। हीनसांग कहते थे जो अछूत थे उनका भी विवरण ये बताता है। इनका उल्लेख रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले जैसे प्याज है लहसुन खाने वाले के रूप में करता है। कहता है कि जो प्याज और लहसुन खाने वाले लोग हैं वह क्षेत्र से नगर से बाहर रहते हैं, इसको बताता है। जोर से पुरस्कार या अन्य माध्यम से प्रवेश की सूचना दी जाती, यानी जोर से पुकार दी जाती, यानी कहता कि जो अछूत लोग नगर में प्रवेश करते थे तो जोर जोर से आवाज लगाते थे, ठीक है, या अन्य माध्यमों से उनको बताया जाता है कि अछूत लोग नगर में प्रवेश कर रहे हैं ताकि सभी लोग भैया हट जाएं रास्ते में से, ठीक है, ताकि लोगों की उपस्थिति से सचेत रहें और वो बच सकें। तो कह सकते कि फायान और हेनसांग ने किस प्रकार से चीज़ों को बताया है, हमने उनको देख लिया है। अगला जो रहेगा, अगला जो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, अगला पॉइंट जो है अब मैं देख लेते हैं, क्योंकि बता भी देता हूँ, आगे चलते हैं। कहाँ गया अलबुरीनी, आगे इनको नहीं, ये नहीं था इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे भाई मेरे, देख लेते हैं क्या रहा। काफ़ी लंबा पार्ट है, ठीक है। ईरानियों की नज़र से भारत को देखेंगे, ठीक है। 15.5 ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। 15.5 देखते हैं, ईरानियों की नज़र से भारत को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो अब्दुल रजाक हैं, ईरानियों की नज़र से भारत क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, ईरानियों की नज़र से भारत कैसे है। देखो 12वीं शताब्दी के बाद इस्लामी दुनिया में फारसी साहित्य की भाषा उभरने लगी, यानी जब 12वीं शताब्दी आती है, जब इस्लामी दुनिया आती है तो क्या होता है, फारसी जो होती है साहित्यकारों की भाषा बनने लगी। ईरान और मध्य एशिया के विद्वानों ने यात्रियों के रूप में विवरण में फारसी लेख लिखने शुरू कर दिए। भारत के बारे में वर्णन करते हुए फारसी वृत्तांत में सबसे पहले सदुद्दीन मोहम्मद फौजी का था। अन्य महत्वपूर्ण फारसी विद्वानों में अगर देखोगे जुवैदी, अब्दुल रजाक या एक मिनट रुकेगा है, जैसे हमने क्या बोला है, अब्दुल रजाक जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है, अब्दुल रजाक जुवैनी हैं या बल्खी हैं। अतः मलिक जुवैदी खुरासानी थे। वह सूबेदारों और सिविल सेवकों का एक उच्च वर्ग सम्मानित परिवार से थे। उनके दादा और पिता दोनों मंगोल खान की सेवा में थे। उनके पिता बहरुद्दीन ने मंगोल खान की सेवा में उसने काम किया था। जुवैदी ने खुद मंगोल खातून के एक राज्य अधिकारी के रूप में सेवा दी थी। उसने 2 बार कोरमा मंगोल राजधानी का दौरा किया था। वह 1258 में बगदाद की लूट के दौरान हल्कू के साथ खान के साथ वह इराक और खुरासान के सूबेदार के रूप में नियुक्त था, जिस पद पर वह लगभग 2 वर्षों तक बना रहा। इसमें जो अगर देखेंगे, जो हमें देखना क्या, ईरानियों की नज़र से भारत है, तो 2 ईरानियों का हमें जिक्र करना है। कौन कौन से ईरानियों की नज़र से? औफी हैं, औफी को देखते हैं। देखो 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान सऊद्दीन मोहम्मद की यात्रा अत्यंत व्यापक रही। वह बुखारा में विद्वानों के एक परिवार में जन्मा। निशापुर में औफी धार्मिक उपदेश देते थे, ठीक है, धार्मिक उपदेश देता था। 1220 में मध्य एशिया में मंगोल के आक्रमण के बाद वह गजना के रास्ते लाहौर आते हुए भारत आया था। क्या था? 1220 में मध्य एशिया से मंगोल आक्रमण के बाद वह गजना के रास्ते से लाहौर आते हुए भारत आया। वह वहाँ व्यापारियों से मिला। उसके कहने पर हनफी मुसलमानों ने धार्मिक उपदेश के रूप में काम करने के लिए जहाज के माध्यम से खंभात पहुँचा। खंभात की अपनी पहली यात्रा का विवरण देते हुए मुस्लिम नाविकों के द्वारा चुंबकीय कपास का उपयोग सबसे पहला संदर्भ प्रदान करा। वहाँ औफी व्यापारियों के बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति की प्रशंसा करता है। यानी व्यापारियों में बहुत ज़्यादा मुस्लिम थे, तो मुस्लिम समुदाय की क्या करता है, बहुत ज़्यादा ये प्रशंसा करता है। उसने पूर्णतः धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। मोहम्मद शकरकंदी के अनुयायी और ऐफी उसके सिंध पर चला गया और वहाँ पर उच्च पहुँच गया। ऐफी ने कुबाचा के कहने पर अपने समय के घटनाक्रमों को संकलित करने के लिए उसने लिखना शुरू किया। उसकी रचनाओं में ऐफी ने अरबी शास्त्रीय ग्रंथों तथा आरंभिक फारसी ग्रंथों, वाणिज्य व्यापारियों की एकमात्र की गई जानकारी का इस्तेमाल किया। अब पहला अध्ययन रफ़ी द्वारा
मिरार ऑफ प्रिंसेस की शैली में उसने संकलित किया है, जो मुख्य रूप से प्रारंभिक में सूफियों द्वारा जो व्याख्यान थे उनको इसने, यानी सूफी के जो, देखो औफी जो है मूलतः जो क्या धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, एक धार्मिक व्यक्ति था। तो यहाँ पर जो सूफी थे, जो सूफी संत थे, उनकी कैसे काम है, उन चीज़ों को क्या करता है, ये लिखता है। सूफी के जो व्याख्यान है उनको संकलित करता है, शासकों द्वारा स्थापित परंपराओं से संबंधित है। इस कारण औफी ने यह ग्रंथ बाद में सूफियों के माध्यम से प्रतिष्ठित और सम्मानित हुआ। आने वाली पीढ़ियों के प्रारंभिक सूफियों के संबंध में वह साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना प्रस्तुत करता है। इसका भारत में प्रारंभ में सूफियों का गहरा, नहीं कह सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से सूफियों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बात को क्या करता है, बताता है। विशेष रूप से बक्स अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या था, सूफी संत जितने थे, बाद में सूफियों के लिए, सूफी संतों के लिए जो होता है उन सभी चीज़ों का जिक्र करता है। उसने जियाउद्दीन बर्नी के, उन्होंने प्रमुख हिंद फारसी इतिहासकारों में शामिल है। वह अपने समय में औफी के काम की लोकप्रियता के बारे में बताता तथा शासन कला में धार्मिक चीज़ों को उसने ज़्यादा लिखा है। धार्मिक आधार पे पूरे दिल्ली सल्तनत एक सांस्कृतिक संदर्भ में बिंदु का इस्तेमाल किया है। जब औफी इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में दाऊद शिफा की स्थापना, यानी क्या होता है, जब इल्तुतमिश ने दिल्ली में दाऊद शिफा यानी जो अस्पताल बनवाता है, उनका अस्पताल बनवाता है, गरीब लोगों के लिए जो अस्पताल की स्थापना करता है, उसकी सूचना देता है। वह गजना इसी की अस्पताल की स्थापना का वर्णन करता है, यानी गजना में भी इसी प्रकार के अस्पताल के वर्णन करता है। औफी का ग्रंथ धार्मिक तथा शासकीय अभिजात वर्ग के लिए निर्देश पुस्तिका थी, यानी कहता है कि जो औफी है क्या है, या धार्मिक और जो शासक या अभिजात वर्ग है उसके लिए क्या प्रकार की निर्देश पुस्तिका की तरह हो सकती है। उसने खलीफा द्वारा अपने चचेरे भाई अब्दुल्ला बिन हसाब को परमारस बावजूद कराया था। उसने जल्दबाजी में वह संदेश देता, वह संप्रभु शासकों को विद्वान और अनुभवी व्यक्तियों को परमारस से कार्य करना चाहिए। यानी वो कहता है कि जो संप्रभु शासक हैं उनको विद्वान या जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे उनकी सलाह पर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। या उसको क्या बताता है, प्रारंभिक मुस्लिम विजय पर औफी का विवरण ही उतना महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से वह पंजाब में काबुल में हिंदू राजा खुरासान द्वारा मुस्लिम गवर्नर के बीच संघर्ष का भी विवरण करता है, इसीलिए वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह प्रारंभिक मुस्लिम विजयों का विवरण देता है, नहीं जितने भी मुस्लिम विजय हुई थी उसके बारे में क्या करता है, यह चीज़ों को बताया। जिस प्रकार से पंजाब में हिंदू शासक अगर देखोगे उनकी रावलपिंडी के पास मुस्लिम व्यापारियों द्वारा दी गई स्वतंत्रता का भी, नहीं जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके बारे में किस प्रकार की स्वतंत्रता थी उसका भी यह आपको विवरण देते हुए नजर आएगा। औफी ने इस सभी प्रकार की चीज़ों को बताता है। औफी ने बगदाद में खलीफा के साथ इल्तुतमिश के संबंध का भी वर्णन करता है, जिसने 1227 में खलीफा का बहुमूल्य उपहार भेजा। बदले में खलीफा ने उसे अन्य उपहारों के साथ खिलाया, यानी मान सम्मान यानी जो भेजा। औफी दर्ज करता है कि इल्तुतमिश ने अपने वजीर की सलाह पर किया। इस प्रकार औफी दोहराता है कि राजा को सक्षम अमीरों की सलाह का पालन करना चाहिए, उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। औफी ने इल्तुतमिश द्वारा राजमार्ग में होने वाली लूट और डकैती को दबाने के लिए सुल्तान इल्तुतमिश तथा उसके वजीर की प्रशंसा करता है। इस प्रकार यात्रियों के लिए सड़कों की सुरक्षा तथा औफी इल्तुतमिश के शासन काल के दौरान जब्ती की जो व्यवस्था है उसकी उपस्थिति का भी संकेत देता है। यानी दिल्ली सल्तनत में किस प्रकार की चीज़ें हो रही थी वह उन चीज़ों के बारे में बताता है, या दिल्ली सल्तनत के दौरान वहाँ पर आया था। जिस प्रकार से खलीफा था, इल्तुतमिश की व्यक्तिगत रूप से विद्रोह दमन हेतु वह खैनात को जाना पड़ा। यानी औफी अगर देखोगे जो दिल्ली सल्तनत में जो हमारे शासक हैं इल्तुतमिश हैं, या इल्तुतमिश के बारे में काफ़ी चीज़ों को लिखता है, या इल्तुतमिश का शासनकाल कैसे था, या इल्तुतमिश कैसे शासन करता था, उसके बारे में ज़्यादातर इसने क्या किया है बताया। अब्दुल रजाक हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब्दुल रजाक को देखिएगा, इनको देखो, कमालुद्दीन अब्दुल रजाक समरकंदी, इनका इतना बड़ा नाम है इनका, ठीक है। कमालुद्दीन अब्दुल रजाक समरकंदी एक तैमूरी राजदूत था जिसे शाहरुख द्वारा कालीकट के समुद्री या शासक द्वारा भेजा गया था। 1242 से 45 के दौरान विजयनगर शासक के अनुरोध पर वह विजयनगर गया। रजाक ने समुद्री मार्ग से कालीकट की यात्रा की, फिर कालीकट से विजयनगर के लिए वह मंगलौर होते हुए तटीय मार्ग से गया था। वह एक फारसी तैमूरी और इस्लामी विद्वान था। क्या था? वह एक फारसी तैमूरी और इस्लामी विद्वान था। उसके पिता जलालुद्दीन इसाक सेहरात में शाहरुख के दरबार में काजी और इमाम थे। बाद में उसके पिता के मृत्यु के बाद उसने काजी बना दिया गया। उसने अपने भारत भ्रमण में अपनी
मतल यानी उदय नहीं कह सकते हैं कि कलमबद्ध किया है। रजाक का वृत्तांत मुख्य रूप से एक यात्रा नहीं, रजाक जो है मुख्य रूप से क्या है, यात्रा में वो भारत घूमने के लिए आया था। वो क्या लिखता है, उसने जो देखा जो समझा उसी का ही वर्णन करता है। उसका विवरण आंखों देखा हाल हो सकता है, यानी रजाक जो है भैया उसने आंखों देखा हाल, जैसे क्रिकेट में कमेंट्री चलता है ना, उसी प्रकार से उसने आंखों देखा हाल हम कह सकते हैं। इसीलिए उसने जो कुछ लिखा है वह काफी हद तक तथ्यात्मक रूप से सही है। वह अपने देखे गए स्थानों के समाज और संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन करता है। हालांकि वह कालीकट में निवास करने वाले लोगों के उतना प्रभावित नहीं होता है, लेकिन विजयनगर की राजधानी हम्पी की एक भव्यता की बात करता है। यानी देखो कालीकट को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन वह विजयनगर में, जब विजयनगर की राजधानी कौन है, हम्पी में जब जाता तो उसकी भव्यता को, वो उसका भव्यता का वर्णन उसने बहुत ज्यादा किया है। रजाक 15वीं शताब्दी में हिंद महासागर में फलते फूलते भारतीय व्यापार और नौवहन की प्रशंसा करता है। यानी जो 15वीं शताब्दी में जो हिंद महासागर में जो भारतीय व्यापार था उसकी प्रशंसा करता हुआ ये हमें नजर आएगा। वह वहां पर कालीकट की सुरक्षित बंदरगाहों की प्रशंसा करता है। सामान्य रूप से बंदरगाहों में जो शहर जहाज की ओर प्रशंसा करते थे उनके बारे में अपने माल को खोने के डर से यहाँ उसे छोड़ता है, वह आप सोच जाता है। यानी कहते हैं कि जो शहर में जो अगर बंदरगाहों में जो लूटपाट है उसका भी यह जिक्र करता है कि लोग आमतौर पर, ठीक है, देखो ये क्या बताता है यहाँ। रजाक क्या कहता है कि जो भारतीय व्यापार है या कहते हैं नौवहन की प्रशंसा करता है तथा बताता है शहर की सुरक्षा की प्रशंसा करता है और अपने माल को खोने के डर से यहाँ बिना छोड़ सकते हैं। यानी कहता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है भैया वहां पर तुम सामान को छोड़ करके जा सकते हो, इतना उसकी भव्यता के बारे में बताता है। ठीक है, वह आप सोच जाता था आमतौर पर लोग नग्न रहते हैं, यानी कहता है कि बाहर के जो लोग हैं नग्न रहते हैं, यानी भाई नग्न कपड़े उपड़े नहीं पहनते। वह बहुविवाह की रीति का पालन करता है। वह 2 मस्जिदों की उपस्थिति के साथ मुस्लिम आबादी की व्यापक उपस्थिति दर्ज करता है जो सभी प्रकार को धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कहता कि जो मुस्लिम आबादी है विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम आबादी को कहता कि उनको धार्मिक स्वतंत्रता का संकेत बताता है। वह बताता है कि यहाँ अधिकांश मुस्लिम साफी यानी इस्लामी न्याय शास्त्री के अनुयायी हैं। वह दिलचस्प है कि क्योंकि अधिकांश भारत के लोग यानी क्या है, हिंदू वर्चस्व रहा है, यहाँ तक कि उस क्षेत्र में उसने न्याय शास्त्र का वर्चस्व बना रहा। यह बताता है कि सीमा शुल्क लगाने वाले मामलों में कोई भेद नहीं है, बिना राष्ट्रीयता का ध्यान रखते हुए सभी लोगों पर समान रूप से, यानी कहता कि जो कर लगता है, जो शुल्क लगता है वह सभी लोगों पर समान रूप से लगता है। यह विजयनगर साम्राज्य के बारे में यानी उसकी राजधानी हम्पी का वर्णन करते हुए लिख रहा है। ठीक है, वह गायों के प्रति श्रद्धा, गायों के मारे जाने पर मृत्यु दंड दिए जाने का उल्लेख, यानी विजयनगर साम्राज्य की बात कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में गायों के प्रति भैया बहुत ज्यादा श्रद्धा है। दूसरा इस चीज को बताता है कि विजयनगर साम्राज्य में अगर गाय को कोई मारता है तो उसको मृत्यु दंड मिलेगा, उसका भी उल्लेख करता है। यानी विजयनगर उसकी राजधानी हम्पी को बारे में बताता है। आप इसे विजयनगर का वर्णन करते हुए अत्यंत उत्सुक नजर आता है। जब यह विजयनगर का वर्णन करता है तो बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। वह ईरान में अपने पाठकों के लिए लिखता है, वह समझाता है अक्सर चीजों की तुलना ईरानियों के, यानी विजयनगर की जब तुलना करता है तो ईरान से करने लग जाता है, क्योंकि काफी खुश होकर के करता है। देवराय यानी कृष्णदेवराय द्वितीय जो हैं काल में विजयनगर साम्राज्य की विशालता का वर्णन करता है। वो लिखता है कि साम्राज्य गुलबर्गा से श्रीलंका तक, बंगाल से मालबार तक विस्तृत है। यानी कहता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है वह कहता है कि वह ईरान से भी ज्यादा भव्य है। ईरान से यानी ईरान की जो राजधानी जो गुलबर्गा है उससे भी ज्यादा इसको भव्य नजर आता है जब कृष्णदेवराय के शासनकाल में जब पहुंचता है। वह विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाहों की उपस्थिति को, यानी कहता कि विजयनगर साम्राज्य में 300 से ज्यादा बंदरगाह है, उसकी स्थिति को यह बड़ा चढ़ा करके उसका वर्णन करते हुए हमें नजर आता है। वह शहर की किलेबंदी से प्रभावित था। अगर देखोगे अब्दुल रजाक जो है विजयनगर साम्राज्य में जिस प्रकार से किलेबंदी की गई थी वह किलेबंदी से काफी प्रभावित नजर आता है। राजधानी की नगर योजना का भी उसने एक खाका या चित्रण प्रस्तुत करता है, यानी राजधानी का भी बनाता है। उसका विवरण केवल घटनाओं का वर्णन नहीं है, वह घटनाओं के पीछे तर्कों, यानी देखो जो अब्दुल रजाक हैं वह अगर विजयनगर का वर्णन करता है तो मात्र सिर्फ घटनाएं और कहानियों को ही नहीं बताते हैं बल्कि उसके पीछे तथ्य भी देते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, वह विजयनगर की किलेबंदी को उसने स्पष्ट रूप से आक्रमणों के खिलाफ सुरक्षा, यानी कहता कि विजयनगर साम्राज्य की जो किलेबंदी की गई है ताकि वह विदेशी आक्रमण से विजयनगर को बचाया जा सके और इसके भव्यता के बारे में बहुत ज्यादा अब्दुल रजाक वर्णन करता है कि विजयनगर शहर एक ऐसा शहर है जो आंखों की
पुतलियों ने कभी भी ऐसा स्थान नहीं देखा। यानी कहता है कि अब्दुल रज़ाक इसको कहता है कि मैंने ऐसा कभी भी कोई स्थान, ऐसा कभी भी कोई शहर नहीं देखा है। इन बुद्धिपूर्ण कानों ने कभी नहीं सुना, यानी कहता है मेरे कानों ने और मेरी आंखों ने ऐसा शहर कभी देखा नहीं है कि दुनिया में इसकी बराबरी करने वाला, यानी कहता है कि इस शहर की तुलना कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। इस तरह से बनाया गया है कि 7 गढ़ियां यानी इतनी दीवारें की एक घेरे हैं। यानी कहता है कि वहां पर विजयनगर साम्राज्य में जो घर बनाए गए हैं उसकी वह बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। वह दुर्गों की बाहरी परतों, स्तरों की फसलों के खेत, उद्यान, उपवन भी शामिल है। वह अंदर की 3री 7वीं स्तरों अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है। यह बाजारों, घरों तथा राज्य के महल का भी वर्णन करता है। वह धन से संपन्न बाजारों की उपस्थिति की प्रशंसा करता है। बाजार बेहद चौड़े और लंबे, यानी कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में भैया जो बाजार हैं वह बेहद लंबे और चौड़े बने हुए हैं। ठीक है। फलों की विक्रेताओं के पास दुकान के सामने ऊंचा यानी जो फल बेचने वाले लोग हैं उनके दुकान के बाहर क्या है, एक समतल स्थान है। अब आपने भी देखा कि जो लोग सब्जी वब्जी बेचते हैं कहीं पर चौतरे जो चबूतरा होता है उस पर बैठ के, तो उस चबूतरे का जिक्र करता हुआ नजर आता है। ठीक है। वह शिल्प के व्यापारी एक दूसरे के बगल में दुकान लगाते थे। यानी कहता है जो शिल्प, यानी भारत में कहता है कि जो दुकानें लगती हैं वह अगल बगल लगती हैं। जैसे भारत में आज भी आपने घर मार्केट निकाल अगल, यानी कहता है कि शिल्प की दुकानें अगल बगल। जोहरी खुलेआम बाजार में मोती, हीरे, माणिक और पन्ना बेचते नजर आते हैं। यानी कहता है कि जो जोहरी, यानी जोहरी का मतलब समझते हो, जो सराफा बाजार है, जो सोने वोने बेचते हैं। कहता है कि जो सराफा व्यापारी हैं वह क्या बाजार में खुलेआम हीरे, मोती, जवाहरात, सोने चांदी बेच रहे हैं। ठीक है। वह उस क्षेत्र में प्रचलित समृद्धि की प्रशंसा, यानी वह विजयनगर इतना समृद्ध प्रदेश है, इतना धन्य धान से प्रदेश है, इसकी प्रशंसा करता हुआ अब्दुल रज़ाक इसकी करता है। इन सभी क्षेत्रों में धनी और आम लोगों के यहाँ पर बाजार के शिल्पकारों को भी अपने गले में, यानी कहता कि यहाँ के बाजारों में जो शिल्पकार हैं अपने गले और कानों में, अपनी बाहों तथा कलाइयों में, उंगलियों में मोती और गहने पहने हुए नजर आते हैं। जैसे हमारे भारत में पहले भी था भाई, अब सोने चांदी हम लोग पहन के घूमते थे, तो उन चीज़ों को देखकर को बड़ा खुश नजर आता कि भैया यहाँ कोई लूट उट नहीं रहा है। ठीक है। आगे देखो, अब्दुल रज़ाक द्वारा वर्णित कुछ राजनीतिक घटनाएं दिलचस्प हैं। वह देवराय द्वितीय की अब्दुल रज़ाक की पश्चात विजयनगर की यात्रा करने वाले नूना सूचित करता, वह उनका भतीजा था। उसके प्रमाणों पर डालते हुआ सचित्र वर्णन करता। वह बंगाल में रणनीति में विजयनगर के शासकों का हस्तक्षेप के बारे में सूचित करता है। वह लिखता है कि देवराय द्वितीय ने बंगाल पर हस्तक्षेप किया है और वहां के शासक जौनपुर के मामले में दखल देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। इसको भी वह बताता है कि बंगाल का सुल्तान को डरा दिया और उसने अंततः वापस लौट भेज दिया। वह विजयनगर साम्राज्य पर बहमनी सुल्तान के हमले, यानी विजयनगर साम्राज्य पर जिस प्रकार बहमनी के शासक हमला करते थे वह उसका भी वर्णन करता हुआ हमें नजर आता है। कौन? अब्दुल रज़ाक करता है। वह देवराय द्वितीय की सफलतापूर्ण प्रतिकार को भी बताता है और अंतिम रूप से इसका परिणाम रायचूर जो द्वार था जब मुल्क विजयनगर के शासकों के आधिपत्य में निकाला गया था। रज़ाक कुछ अन्य विलक्षण और चीज़ों का अवलोकन करता है। विशेष रूप से विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें जो उपयोग करने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे कि भाई मुद्रा है, मुद्रा जो वहाँ पर टंका चलता था उसका भी प्रचलन को बताता है। शाही टंका से संबंधित विवरण भी तथा खाने में पत्ते खाने तथा भेंट के लिए प्रथा को बताता है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है कि महानवमी का जो उत्सव है, वैसे भी विजयनगर साम्राज्य जब आपने पढ़ा होगा तो ये सारी चीज़ें पढ़ी गई। BHIC 133 में सारी चीज़ें हैं भाई है जो ये बता रहा है। ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य में जिस प्रकार महानवमी का जो उत्सव होता है उसका भी वर्णन करता हुआ नजर आता है। वह न केवल राज्य में संपूर्ण में नायकों की सभा का, यानी नायकों को, गायकों, नर्तकियों तथा कलाबाजों की उपस्थिति बताता है। नर्तकियां रज्जक लिखता है ज़्यादातर तरुणी युवतियां खूबसूरत, यानी जो नाचने वाली बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है बताता है। ठीक है। यह बताता है कि विजयनगर में मौजूद निवासियों ने अफवाह फैलाई कि महामहिमा यानी शाहरुख का राजदूत नहीं, यानी कहता कि अपने बारे में वो फैला देता कि वह राजदूत नहीं, इस प्रकार की अफवाह फैले। यानी कह सकते हो कि अब्दुल रज़ाक विजयनगर साम्राज्य के बारे में कई सारे वर्णों को यानी नजर आता है। यानी ईरानियों की नज़र से हमने भारत को देखा या ईरानियों ने भारत के बारे में क्या लिखा था, उन्होंने क्या दिया था। तो अब सारांश है लगभग जितना था मैंने सभी बता दिया। सिर्फ इसमें मैंने एक पार्ट को छोड़ा है। एक पार्ट को मैंने क्या छोड़ा है मैं बता भी देता हूँ, किन चीज़ों को हमने स्किप किया था वो हम देख, ईरानियों की नज़र से हमने भारत को देखा था। एक चीज पार्ट को जो हमने छोड़ा उसको मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं बता देता हूँ किन किन पार्टों को